नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की याद ताजा कर पाऊंगा। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर किया गया था। उनके दर्द को दर्शाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स की चर्चा आज पार्लियामेंट में हुई। विधानसभाओं में फिल्म का मुद्दा उठा। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब केरल कांग्रेस ने ट्वीट किया कि कश्मीर में जितने पंडित मारे गए थे उससे ज्यादा मुसलमान मारे गए। इस बात पर फिल्म को सपोर्ट करने वाले भड़क गए। कांग्रेस को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। असल में देश भर में जहां जहां लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं उनके रिएक्शन बहुत इमोशनल है। सिनेमा हॉल में भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है जैसे स्लोगन मल्टीप्लेक्सेस में गूंजते हैं। जो लोग कश्मीर फाइल्स को देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं सबके चेहरे पर दुख, दिल में गुस्सा और आंखों में आंसू होते हैं। आज इसी फिल्म की बात करेंगे क्योंकि इसमें इमोशन है, इसमें सियासत है, इसमें नफरत है, इसमें इंसाफ की गुहार है और इसमें जुल्म की सच्ची दास्तान है। इसीलिए यह फिल्म लोगों के दिलों में उतर रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर जब फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की दास्तान है, एक सच की तस्वीर को सामने रखती है, कश्मीर की खून की हकीकत को सामने रखती है, तो फिर इस पर सियासत क्यों? इसे हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जो इस फिल्म को, जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को कम्युनल कलर दे रहे हैं? असल में आज पार्लियामेंट में कहा गया कि इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इस फिल्म को टैक्स फ्री कराने की मांग हो रही है। गोवा के चीफ मिनिस्टर कश्मीर फाइल को देखने सिनेमा घर में गए। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों को कश्मीर फाइल देखने की छुट्टी दी गई। आज मैं आपको कश्मीर फाइल पर होने वाली सियासत की सच्चाई बताऊंगा। जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल सिर्फ ड्रामा है, फिक्शन है, उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको उन किरदारों के बारे में बताऊंगा। उन कश्मीरी पंडित भाइयों के परिवारों की बात सुनवाऊंगा जो कश्मीर में जुल्म का शिकार हुए थे। किसी को जिंदा जला दिया गया था, किसी को आरी से काट दिया गया था, किसी के खून से सने चावलों को उसके परिवार वालों को खाने के लिए मजबूर किया गया था। ये सारी की सारी दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 32 साल बीत गए, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दिलो दिमाग में वो खूनी दिन आज भी ताजा है। जो लोग इस फिल्म को देख रहे हैं उन्हें कश्मीरी पंडितों के दर्द का एहसास होता है। इसीलिए मल्टीप्लेक्सेस के बाहर सैकड़ों लोग कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। और ये एक दो जगह नहीं, ज्यादातर सिनेमा घरों में यही दिखाई दे रहा है। किसी फिल्म को लेकर सिनेमा हाउस में ऐसा पैशन, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बताते हैं कि जिन सिनेमा हाउस में वो या अनुपम खेर मौजूद होते हैं, लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं, नारे लगाते हैं। कई जगह दर्शक उनके गले लगकर रोते हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म को हर जगह जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। केरल में जहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में देखने कोई नहीं जाता, वहां लोग सिनेमा हॉल के बाहर धरना देकर बैठ गए कि हमें कश्मीर फाइल्स दिखाओ। उनका एक्सपीरियंस यह है कि जो भी इस फिल्म को देखने थिएटर में जाता है वो आंसू लेकर बाहर आता है, क्योंकि पहली बार कश्मीरी पंडितों का दर्द, उनके साथ हुए जुल्म को लोगों ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। अरे 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 क्या करेंगे आप, क्या करें? We are thankful to you to bring our story out. हमारे साथ क्या हुआ आपके बगैर कोई नहीं कर सकता था। जो ही आप आए मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो अपने सामने देखा,
हम सब ने देखा, मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान ने और ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारा, अब हमारे भगवान हो। Nobody has ever tried to do this ever. What you did it's just an impossible task for everyone. Whatever you did for us, nobody even dared to speak about it. You had that courage. You just have shown it exactly word to word what all has happened. ये सरस्वती का आशीर्वाद था, मैं सिर्फ मीडियम बन गया। लेकिन आपने you dared to do it, sir. You dared to do it, and it's a big thing. असल में पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर के बारे में बातें तो बहुत हुई, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। हमने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, लेके रहेंगे आजादी जैसे नारे सुने। विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर ने इसी सिरे को कश्मीरी पंडितों से जोड़ा। एक विस्थापित कश्मीरी पंडित लड़का जब जेएनयू में पढ़ने जाता है तो उसे कश्मीर के बारे में प्रोपेगेंडा का शिकार बना दिया जाता है। वो मानने लगता है कि कश्मीर में लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। उसे एहसास ही नहीं होता कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था। तब याद रखना, वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बन जाता है, लेकिन जब वो अपने दादा की अस्थियां लेकर कश्मीर जाता है तो उसे पता लगता है कि कश्मीर में पंडितों के साथ कैसे जुल्म हुए थे, उसके दादा ने क्या दर्द झेला था। बस दर्द की यही दास्तान कश्मीर फाइल्स की ताकत है। कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को रिलीज हुई थी। सिर्फ 3 दिन बीते हैं, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा है। जब फिल्म में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर कश्मीरी पंडितों को सब कुछ छोड़कर भाग जाने का फरमान सुनाए जाने की गूंज दिखाई देती है या आवाज सुनाई देती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह महिलाओं और बच्चों का कत्ल हुआ, ये देखकर रूह कांप जाती है। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की सच्चाई बड़े पर्दे पर पहली बार इस अंदाज में सामने आई है। प्लीज इसके 32 एपिसोड आने चाहिए, 32 ईयर के 32 एपिसोड। इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदा है। फिल्म देखने आने वाले कश्मीरी पंडितों के परिवार कह रहे हैं कि ये फिल्म फिक्शन नहीं है, हकीकत है। वो काली सच्चाई जो उन्होंने और उनके परिजनों ने झेली है। I know, I just want to say that this is not fiction. This is the fact. और ये जो आपने देखा is just the one person. It seems बहुत कुछ है, but so far no justice, no justice. I haven't seen my home after I left. I have not been there. लेकिन एक बात मन करता है कि जाएं, लेकिन आज we have to relive it, everything. आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद में कुछ हेल्प मिलेगी? आपका जो दर्द था उसका दर्द का तो निदान नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा उनको जस्टिस मिले जिनके साथ आपने इतना बेरहमी से देखा कि क्या हुआ। We have all been a part and parcel of it, but some of them have been to the extent जो आपने देखा। इसमें जितने भी इंसिडेंट्स थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। This is the fact. The saw killing, the drug barrel, that's all true. That's all true. But no far आज तक कभी मैंने सुना नहीं है कभी कश्मीरी पंडित को लेकर किसी ने कुछ कहा हो, कभी कुछ हुआ हो। मुझे नहीं पता इंडियन पार्लियामेंट में कभी कहीं कुछ हुआ है, नेवर हर्ड। ऐसी पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हम इतना रोए हैं। विवेक अग्निहोत्री को सलाम, बहुत वंदे मातरम। हमने ऐसे लगा कि ये हमारे ऊपर ही कुछ गोलियां चली, पता नहीं, बता नहीं सकते हम शब्दों में। तो इतनी ऐसी पिक्चर बनाना, मतलब हम दोनों ने अपनी आंखें बंद की, कितनी बार हमने अपने चेहरे ढके, कितनी बार हम रोए। मतलब देखिए, आप देखिए मेरे रोंगटे, देखिए आप दिखाइए लोगों को। ये रोंगटे तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। 32 साल से कश्मीरी पंडित घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 32 साल से कश्मीरी पंडित इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन न वो कश्मीर लौट सके, न उन्हें इंसाफ मिला। अब तो लोग उस जुल्म को धीरे धीरे भूलने लगे थे, कश्मीर पंडितों के उस दर्द को भूलने लगे थे। कश्मीर फाइल्स इसी जुल्म को, इसी दर्द को दुनिया के सामने खोल कर रख देती है।
इसीलिए इस फिल्म की इतनी चर्चा है। जस्टिस नीलकंठ गंजू, बीके गंजू, गिरजा टिक्कू, टीकालाल टपलू, जगन्नाथ पंडित, इन सब की बेरहमी से हत्या हुई थी। इन लोगों के साथ हैवानियत हुई थी। इसके बारे में कश्मीरी पंडित जानते हैं, लेकिन यह सच्चाई दुनिया के सामने कभी नहीं आई। कश्मीर फाइल्स ने इन सब की दर्दनाक मौत की कहानी सबके सामने बयां कर दी। कश्मीरी पंडित बीके गंजू जम्मू कश्मीर में टेलीकॉम इंजीनियर थे। 19 जनवरी को मस्जिदों से धमकियां मिलने के बाद जब हजारों कश्मीरी पंडित और उनके परिवार घाटी छोड़कर निकल गए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कश्मीर में अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, तब बीके गंजू ने अपनी धरती को, अपने घर को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो श्रीनगर में रुके रहे। 19 मार्च 1990 को 6 आतंकवादी बीके गंजू के घर में घुसे। गंजू घर में रखे चावल के कंटेनर में छुप गए। आतंकवादियों को बीके गंजू के घर के अंदर नहीं मिले। दहशतगर्द घर से बाहर जा ही रहे थे, तभी पड़ोसी ने इशारे से बता दिया कि गंजू चावल के कंटेनर में छुपे हैं। आतंकवादियों ने कंटेनर में छुपे गंजू को गोली मार दी। कंटेनर में रखे चावल गंजू के खून से सन गए। गंजू के हत्यारों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। गंजू की पत्नी को अपने हस्बैंड के खून से सने चावल खाने को मजबूर किया। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। क्या यह जुल्म कोई कभी भूल सकता है? फिल्म में इस सीन को दिखाया गया है। बीके गंजू के बड़े भाई अब दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 21 फरवरी को वो भाई को लाने के लिए श्रीनगर गए थे, लेकिन बीके गंजू ने श्रीनगर छोड़ने से मना कर दिया। इस घटना को 32 बरस बीत चुके हैं, मगर आज भी गंजू परिवार के दिल में वो जख्म ताजा है। अगले दिन जब ये मिलिटेंट ऊपर से वापस आ गए नीचे, तो उन्होंने ऊपर नीचे जाकर उनसे पूछा होगा कि ये, उन्होंने इशारा किया कि वो ही इज देयर। वो ऊपर से देख रहे थे। उनका भी इक्विवेलेंट हमारा 4th फ्लोर था, जैसे हमारा था उनका भी इतना था। पड़ोसियों ने जो है पेन आउट किया कि ये ही इज हियर, ही इज देयर। वो उन्होंने उनका लड़का था उनके साथ। उनका लड़का, मैंने जो सुना भाई, मैं आपको बताऊं, वो भी CBI इंक्वायरी से, मैं उनका लड़का था उनके साथ। तो उसने उनको बताया कि वो ड्रम में छुपा है। तो क्योंकि उन्होंने देखा था इसको, तो ये सीधा ऊपर बिना पूछे किसी से क्यों नहीं करे, ये ऊपर गए सीधा, बाहर से आकर गली से आकर सीधा ऊपर गए और उन्होंने ड्रम को ढक्कन उठाया। ही वाज देयर। सारा पंप किया, जितने भी उनको उसमें मतलब AK-47 के इसमें क्या कहते हैं मैगजीन में थे गोलियां, 8 होती हैं उसमें, 8 की 8 ला दी इसको, और ही वाज डेड देयर। तो उसके बाद वो नीचे आ गए। उसके बाद नीचे आ गए ये, तो उसकी मिसेस को कहा, तुमने कहा था यहाँ नहीं है, तो अब तो जाओ उसको देखो। उसने वापस कहा, मिसेस ने वापस कहा, देखो अब आपने मेरे पति को मारा, अब हम 2 हैं। मेरी छोटी बच्ची जो उसकी 2 साल की थी, मेरी छोटी बच्ची और मैं हूँ, हमें 2 गोलियां मार भी खत्म हो जाएंगे, हमें क्या करना, हमें कौन सा घर रहेगा। 1990 के उस खूनी दौर में कश्मीर में जो हुआ, उसकी दास्तान कहीं दर्ज नहीं हुई, न कहीं उसका जिक्र आता है। वो खौफनाक कहानी कश्मीरी पंडितों के दिलों में कैद है। अब फिल्म के पर्दे पर आई। मैंने उस दौर को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। तब नारे लगते थे, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाह अकबर कहना है, कश्मीर में अगर रहना है तो आज़ादी के लिए मरना है। उस वक्त कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही थी। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं के साथ, परिवार की बहन बेटियों के साथ रेप होते थे। उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, आरी से चीर दिया गया था, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था। कश्मीर फाइल्स में इस हकीकत को दिखाया गया है। फिल्म में एक सीन है जब कश्मीरी पंडित को मारकर
उसकी बॉडी को तार से लटका दिया गया। यह कोई इमेजिनरी घटना नहीं है, वाकई में ऐसा हुआ था। जगन्नाथ पंडित की हत्या करके उनका शव सरेआम लटका दिया गया था। जगन्नाथ पंडित के बेटे रविंद्र पंडित अब गाजियाबाद में रहते हैं। रविंद्र पंडित ने बताया कि 1990 में वो अपने 2 छोटे भाइयों और एक बड़े भाई के साथ कश्मीर छोड़कर जम्मू आ गए थे, लेकिन उनके पिता जगन्नाथ पंडित कश्मीर के बगतपोरा में अपने घर पर ही रुक गए। जगन्नाथ पंडित कश्मीर में तहसीलदार थे। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं। रविंद्र पंडित बताते हैं उनके घर में बचपन से ही रहने वाले एक नौकर ने जगन्नाथ पंडित से कहा, बाहर आपको कोई बुला रहा है। बाहर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने जगन्नाथ पंडित को पकड़ लिया, उन्हें उनके एक खेत में ले गए, कटीले तारों से बांधकर पेड़ से लटका दिया, उन्हें टॉर्चर करते रहे और आखिर में उनकी हत्या कर दी। रविंद्र पंडित ने कहा कि उनके पिता का शव 3 दिन तक पेड़ से लटका रहा। गांव में उनके अंतिम संस्कार तक की इजाजत नहीं दी गई। आखिर में जगन्नाथ पंडित का शव दूसरे गांव ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। रविंद्र पंडित ने कहा, यह फिल्म देखकर उनकी वो पुरानी यादें, उनका वो दर्द, उनकी वो तकलीफ ताजा हो गई और वो सो नहीं पाए। खाना खा रहे थे शाम को एज यूजुअल, दिन में बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में थे तो जॉब ड्यूटी करके आ गए एंड देन शाम को खाना खा रहे थे, साथ साथ खाना खा रहे थे मेरे रिलेटिव और मेरे डैड। एंड नौकर आ गए तो उन्होंने बताया कि कोई उनको ढूंढ रहा है बाहर आने के लिए। एंड वही जो उन्होंने खाना लिया ही था, जस्ट एक निवाला लिया था खाने का, वो थाली भी वहीं उसी कंडीशन में मिली थी बाद में। तो ले गए थे उनको, बाहर ले गए थे एंड लेके वापस नहीं आए। एंड उसके बाद ये जो पता चला कि उनको हमारे ऑर्चर्ड में ले गए थे और वहाँ पर उनको जो फेंसिंग वाली तार होती है उसके गले में बांध के उनको लटका दिया था, पेड़ के साथ फांसी दे दी थी दोनों को। एंड एज पर जो बाद में सुनने में जो आया था कि बहुत सारे उनके साथ टॉर्चर हुआ था बिकॉज वो भारत माता की जय एंड ऑल दैट कंटिन्यूसली कहते रहे उस दौरान में। एंड रीज़न वो टॉर्चर जो बॉडी पे बहुत सारे होल्स किए गए थे, उससे वी कुड सी कि उनके साथ कितनी बेरहमी से उनको टॉर्चर करके उनको मारा था वहाँ पर। एंड उसके बाद 2-3 दिन तक बॉडी ऐसी ही रही थी पेड़ पे ही। एंड उस पर नोट भी लगाया था कि अगर कोई उसको उतारेगा, नीचे भी उतारेगा, उनके साथ भी ऐसा करेंगे। वाकई में आज 32 साल बाद वो काली यादें, वो खौफनाक दिन एक बार फिर सामने खड़े हो गए हैं। मुझे याद है वैली में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का दौर, कश्मीरी पंडितों की हत्याओं का दौर 1989 में शुरू हो गया था। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई खौफनाक साजिश, इसका पहला शिकार हुए थे बीजेपी के नेता टीकालाल टपलू। 14 सितंबर 1989 की बात है। कश्मीर घाटी में टीकालाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। वो कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे, दहशतगर्दी का विरोध करते थे। इसीलिए आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए सबसे पहले टीकालाल टपलू को निशाना बनाया। असल में टीकालाल टपलू कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुसलमानों के बीच में भी काफी लोकप्रिय थे। उनके कहने पर बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान दहशतगर्दों का, पाकिस्तान परस्त नेताओं की मुखालफत करते थे। इसी वजह से आतंकवादियों ने पहले टपलू को धमकियां दी, जिसके बाद टीकालाल टपलू अपने परिवार को दिल्ली छोड़ाए, लेकिन वो खुद वापस कश्मीर चले गए। आतंकवादियों ने उन्हें डराने के लिए एक बार हमला किया, जिसके बाद टीकालाल टपलू ने आतंकवादियों को खुला चैलेंज दिया। तो 14 सितंबर 1989 को दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े टीकालाल टपलू की गोली मारकर हत्या कर दी। आज भी कश्मीरी पंडित 14 सितंबर को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं।
जब आपको मालूम है आपके ऊपर पहले ही 2-3 अटैक हो चुके हैं, आप फिर भी कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, तो मेरे से कहने लगे तुम क्या चाहते हो। वहाँ पे काजी निसार एक बहुत बड़ा मिलिटेंट था, उसको मारा बाद में पुलिस ने। काजी निसार ने पंडित टीकालाल टपलू जी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था, ए जनसंघी तुम ये हरकतें छोड़ दो या भारत माता की जय बोलना बंद करो, आर्टिकल 370 की बात करना बंद करो या निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। और साथ में उनको धमका दिया था कि अगर आप ये हरकतें बंद नहीं करेंगे या तो ये कश्मीर छोड़ के चले जाए या हम आपकी हत्या कर देंगे। उन्होंने मरने से पहले लास्ट भाषण जो दिया था वहाँ बगदल पे, जब उन्होंने बोला था कि वो गोली आज तक नहीं बनी जो टीकालाल टपलू के सीने को पार कर सके। ये उनका इतिहास है, ये गोल्डन लाइंस में लिखा गया है। और हुआ ही ऐसे, जब वहाँ पे दुकान वाले से पूछा कि हुआ क्या था, कहने लगे वो कायर पीछे से आए, गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, उन्होंने पीठ पीछे गोलियां मारी। तो टीकालाल जी एकदम से घूमे और कहा, कायरो हिम्मत है तो सामने से क्यों नहीं गोली मार रहे हो। और वो कायर सामने से गोली नहीं मार सके, उन्हें छाती आगे करी और वो भाग गए। अपने ही मुल्क में शरणार्थी बनकर रहने का दर्द क्या होता है, बेबस और बेसहारा और बेघर होने का दर्द क्या होता है, ये कश्मीरी पंडित ही जानते हैं। उनके अपने घर, मकान, दुकान, बागान, व्यापार सब कुछ था और सब कुछ रातों रात लुट गया। वो सड़क पर आ गए, दाने दाने को मोहताज हो गए और फिर 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक अपने घर वापस नहीं लौट पाए। शरणार्थी बस्तियों में सरकारी मदद पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गए। इसकी पीड़ा वही जान सकते हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं, जिन पर यह सब बीता। इसीलिए कश्मीरी पंडितों का मुद्दा कोई सियासी इशू नहीं है, ये संवेदना से जुड़ा, ये इंसानियत से जुड़ा इशू है। हर भारतीय की भावना कश्मीरी पंडितों के साथ जुड़ी है। अगर आप फिगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कश्मीर में 1990 में 75,343 कश्मीरी पंडितों के परिवार थे। 1990 से 1992 के दौरान सिर्फ 2 साल में कश्मीर से 70,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया गया। उनके घर जला दिए गए, उनकी दुकानें लूट ली गई, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। सरकारी फिगर्स के मुताबिक 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई। अब हालत यह कि कश्मीर में सिर्फ 9,000 कश्मीरी पंडित बचे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित आज भी रिफ्यूजी हैं, शरणार्थियों के कैंप्स में रह रहे हैं। 2 पीढ़ियां ऐसी हैं जो जानती हैं उनकी जड़ कहां है, उनके पुश्तैनी घर, जमीन जायदाद कहां है। बहुत से नौजवान अपने बाप दादा का घर देखकर आते हैं, अपने सेब के बागानों को देखने जाते हैं, लेकिन अभी भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर उस पर अपना हक जता सके। जरा सोचिए, जिसके पिता को, जिसके दादा को जिंदा जला दिया गया होगा, जिसे गोली मारकर जिसकी हत्या कर दी गई होगी, उस पर क्या बीतती होगी। क्योंकि इस फिल्म में लोगों को हकीकत दिखाई गई है, ये सच्चाई के बहुत करीब है, इसीलिए फिल्म को इतना इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म एक बड़ा इशू बन गया है। इस फिल्म पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन अचानक कांग्रेस ने इसे हिंदू मुसलमान का इशू बना दिया। केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि कश्मीर में पंडितों से ज्यादा तो मुसलमान मारे गए हैं। जब कश्मीर में पंडितों पर जुल्म हुए तो जगमोहन गवर्नर थे, बाद में वो बीजेपी के सरकार में मिनिस्टर रहे। जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए तब केंद्र की सरकार बीजेपी के सपोर्ट से चल रही थी। तो कांग्रेस ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। केरल कांग्रेस के इसी ट्वीट से सियासत शुरू हो गई और दिन भर चली। कांग्रेस ने इस इशू को कम्युनल कलर देने की कोशिश की तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस इससे ज्यादा न सोच सकती है न देख सकती है। कश्मीर को कभी उन्होंने राष्ट्र का अंग नहीं माना, कश्मीर को वोट का अंग माना। और आज कांग्रेस जिस ढंग से ट्वीट किया है
वो तो और शर्मसार करने वाली है। कह रहे हैं कि हिंदू कम मरे, मुसलमान ज्यादा मरे। कश्मीर हिंदू और मुसलमान की नजरिया से राहुल गांधी आज भी देख रहे हैं। सदन में कहते हैं कि मोदी जी ने 370 हटा दिया। अरे आपके नाना जी ने वो दुख दे दिया था 370 का, मोदी जी ने उससे हटा दिया और आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाली के रास्ते पर हैं। लेकिन राहुल गांधी के नज़र में आज भी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जब अफजल गुरु की बात होती है, देश में ऐसे आतंकवादियों की होती है, तो जेएनयू जाकर के अफजल तेरे कातिल जिंदे हैं, ये क्या दर्शाता है? श्रीमती सोनिया जी बाटला हाउस में जाके आंसू बहाते, दिग्विजय सिंह आजमगढ़ में बहाते, लेकिन कभी लाखों कश्मीर पंडितों की दुर्दशा पर आपकी आंखों से आंसू सूख गए थे? ये फिल्म आने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस सच को जानने के बाद कि कांग्रेस ने क्या किया भारत के उन पंडितों के साथ, कश्मीरियों के साथ। तो अब इनके अंदर बौखलाहट आ गया है। इसी बौखलाहट में ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। जो काम कांग्रेस ने ट्विटर के जरिए किया, वही काम असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में किया। ओवैसी ने कहा कि कश्मीर फाइल सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई है और इसका कश्मीरी पंडितों से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी का दावा है कि कश्मीर में पंडितों के अलावा मुसलमान भी मरे हैं, सिख भी मारे गए, दूसरे हिंदुओं की जान भी गई। आज जो लोग इस फिल्म को देखने के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए आंसू बहा रहे हैं, ओवैसी पूछते हैं वो उन लोगों के बारे में सवाल क्यों नहीं पूछते जो पंडित नहीं थे लेकिन आतंकवाद का शिकार हुए। मैं यहाँ पर ये बात साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि आरटीआई के एप्लीकेशन में ये कहा गया जवाब में कि 30 साल में 1724 मिलिटेंट्स को हुकूमत और फौज ने, पुलिस ने उनको मारा, मिलिटेंट्स को, या उनकी मौत हुई, जिसमें से सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित का कत्ल हुआ। और सर, हैरत की बात यह है कि कश्मीरी पंडित के ताल्लुक से बड़े गम और आंसू बहाए जाते हैं, मगर 30 साल में एक ही आदमी को कोर्ट ने उसको सजा दी, और विटनेस कौन था? कश्मीरी मुसलमान हरदनाथ वंचू के कत्ल के केस में। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि एक आजादना कमीशन को फौरन बनाया जाए ताकि सच्चाई और हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और हैरत अफसोस इस बात का है कि 1500 नॉन पंडित हिंदुओं का भी कत्ल हुआ मिलिटेंट्स की तरफ से, मगर उनके बारे में कोई आंसू नहीं बहाया जाता, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनती अपनी जेब गर्म करने के लिए। बीएसपी के सांसद दानिश अली ने तो यहां तक कह दिया कि आज कश्मीर फाइल्स बनी है, कल गुजरात फाइल्स बनेगी। ऐसी फिल्मों से समाज में नफरत बढ़ेगी, इसलिए इन पर रोक लगनी चाहिए। कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। और ये देश में जो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए जो इस देश में नफरत की भावनाएं पैदा करती है, नफरत की भावनाएं फैलाती है। हम कब तक गुजरात फाइल्स याद करें? हम कब तक कश्मीर फाइल्स याद करें? हम जो है, हमें देश को, एक नौजवानों को देश के निर्माण में लगाना है, हमें बांटने का काम नहीं करना है। दुर्भाग्य की बात यह कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। जब जब कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की बात होती है तो इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है। कोई गुजरात के दंगों की बात करता है,
तो कोई कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की आवाज़ को कमज़ोर करने की कोशिश करता है, कोई दिल्ली के दंगों को याद करता है, तो कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात बताकर। कश्मीर फाइल्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, ऐसे ज्यादातर राज्यों में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद अब गोवा सरकार ने भी कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। आज गोवा के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बीजेपी के नेताओं के साथ ये फिल्म देखने गए। प्रमोद सावंत ने कहा, यह फिल्म सबको देखनी चाहिए। कश्मीर फाइल ये मूवी देखने के लिए आज मैं खुद आया था, मेरे साथ में मेरे पार्टी के अध्यक्ष भी थे। इस फिल्म को गोवा में कुछ लोगों ने विरोध किया, इसीलिए मैंने स्पेशली ये फिल्म देखने के लिए आया। 1990s की कश्मीर की स्टोरी, कश्मीरी पंडित की स्टोरी, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिस तरह से उनको मार दिया गया, ये देखने इस फिल्म में दिखाया है। और मुझे लगता है एक्चुअल हिस्ट्री यानी आज के नौजवानों को, आज के इस जो यूथ है उनको पता नहीं है, वो देखना सभी लोगों ने जरूरी है। और एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर पंडित सभी को पता लगना जरूरी है। इसीलिए ये जो कश्मीर फाइल फिल्म है वो टैक्स फ्री गोवा में किया जाएगा। कश्मीर फाइल्स का मुद्दा आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। बीजेपी नेताओं ने मांग की इस फिल्म को महाराष्ट्र में भी टैक्स फ्री किया जाए। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने कहा वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन सदन से बाहर आकर बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की सरकार कांग्रेस के प्रेशर में कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री नहीं कर रही। द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म में जो सच्चाई है, जिस प्रकार से हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुए, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित किया गया, क्रूरता बर्बरता के साथ कई लोगों को मारा गया, वहाँ से भगाया गया, और ये षड्यंत्र के तहत एक साजिश थी। और कांग्रेस दल ने, उनकी सरकारों ने जानबूझकर के सच्चाई को, इस इतिहास को लोगों के सामने आने नहीं दिया। वे इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब अब बरसों बाद ये सच्चाई लोगों के सामने आई है, कांग्रेस की विफलता देश और दुनिया के सामने आई है, तो वे सियासत करने जा रहे हैं। हमारी महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को मांग है कि इस फिल्म को वे टैक्स फ्री करे। यदि वे टैक्स फ्री नहीं करते तो महाराष्ट्र का हिंदू भाई सड़कों पर उतरेगा। हिंदुओं की बात करने वाली फिल्म है और ठाकरे सरकार उसे टैक्स फ्री नहीं करती। किसने रोका आपको? क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे होते तो क्या वे इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करते? ये बदली हुई शिवसेना है, ये हिंदुत्व त्याग कर चुकी हुई शिवसेना है। उन्हें इस फिल्म को टैक्स फ्री करना होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर कहा कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। पहले तो ये फिल्म बनाने का उद्देश्य कोई कश्मीरी पंडितों की व्यथा लोगों को बताना, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उसको आगे बढ़ाना, ये नहीं, कभी नहीं था। इसका उद्देश्य पूरी तरह से राजनीतिक था। और ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि ये जो फिल्म बनाने वाले पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के निकट के लोग हैं। और दूसरी ओर जो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ जिस तरह से दिया गया है इस फिल्म में, इसका कारण क्या है? निश्चित तौर पर आप भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के नेता इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं। सवाल तो उनको पूछना चाहिए जिसका जवाब इनके पास नहीं है कि कश्मीरी पंडित वापस कब जाएंगे। आपने तो बहुत सारे मैनिफेस्टो में बार बार ये आश्वासन दिया है लोगों को, कश्मीरी पंडितों को, कि हम वापस उनको स्थापित करेंगे। कब करेंगे भैया? लेकिन ये जिस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि गए 8 वर्ष में ये कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कर नहीं पाए। निश्चित तौर पर इनकी जो राजनीति है, ये नफरत के बीज बोकर सत्ता के लिए वोटों की उपज निकालना, यही है। सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन एक सच है और वो ये कि कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की कड़वी सच्चाई को जनता के सामने खोलकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा बसाने की कोशिश शुरू हुई है। 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाए जाने के बाद हालात में सुधार आया है। मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। 3 दिन पहले आर्मी के नॉर्दर्न कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चिनार कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे
अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ लाल चौक पर गए। वहां पर रेहड़ी लगाने वालों से बात की, उनकी दुकान से स्नैक्स खरीद कर खाए। साहब भी नहीं खाते, आज खा रहे हैं। साहब नॉनवेज नहीं खाते, आज तुम्हारे चक्कर में खा रहे हैं। नहीं वैसे तो साहब भी खाया, लेकिन वैसे नहीं बंद कर रखा है। खुशी हुई थी, बहुत दिनों बाद उन्होंने कोई कश्मीरी को देखा है स्माइल करते हुए। ठीक है, ऊपर वाला खुश रखे आपको। आज लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कश्मीर के कुपवाड़ा का दौरा किया। वो उस त्रेगाम इलाके में भी गए जहां 90s के दशक में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। जनरल पांडे ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। आज लोगों को समझ में आ रहा है कि उन्हें आजादी की नहीं, तरक्की की जरूरत है। अभी मैं एक बच्चे से मिला, उसके बुजुर्ग फादर से मिला। वो जो बच्ची है, वो यहाँ का जो एक तबका है जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं जाने देता था, वो आज वॉलंटियरली अपनी बच्चियों को बाहर जाने दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है, ठीक है, क्योंकि एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। और लोग, अगर यहाँ का बुजुर्ग ये समझ रहे हैं कि हमारी बच्ची बाहर जाएगी, पढ़ेगी, लिखेगी, अपना खुद काम करेगी, तो इसका मतलब एक सबसे बड़ा प्रोग्रेस ये है। आप हमारे देश के चारों तरफ देखिए किस हिसाब से वहाँ पे औरतों के साथ में ट्रीटमेंट होता है, उनको एक बदहाली के तरीके से ट्रीट किया जाता है। और आप यहाँ देखिए, आपके कश्मीर में कुपवाड़ा जो एक पूरा बैकवर्ड इलाका है, अगर यहाँ की जनता इस चीज़ को समझ जाए कि एक औरत की क्या ज़रूरत है और उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चेंज ये है। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर ना कोई टेररिस्ट है, ना यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था, वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ा था, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरे हालत देखे हैं और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। गरीब आदमी, उसको 500 रुपये दे करके हथियार पकड़ाया, वो मर गया। उसके बाद में कोई, यहीं एक गांव है दरपुरा, इसी कारण से। तो आप ये समझिए, वो समझ गए हैं। और सबसे बड़ा चेंज ये है कि एक प्रोग्रेस के रास्ते पे यहाँ के लोग चलना चाहते हैं। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुआ वो जितना दर्दनाक था, उससे ज़्यादा दर्दनाक ये था कि इसके सच को दबाया गया। वो सच कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। जैसे आज यूक्रेन में छोटे छोटे बच्चों को, बिलखती महिलाओं को घर बार छोड़कर भागना पड़ रहा है, उसकी तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं और जहन में छप जाती हैं। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों का खून बहाया गया, जब वहां छोटे छोटे बच्चों को, बेकसूर महिलाओं को अपना घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, तो ये किसी कैमरे में कैद नहीं हुआ। उस जमाने में न तो कैमरे वाले मोबाइल फोन थे, न आज की तरह न्यूज दिखाने वाले टीवी चैनल्स के कैमरे थे। इसीलिए जब कश्मीर फाइल्स ने जमीन के नीचे दबे दर्द को सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो लोग सहर उठे, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज ही इंडिया टीवी में मेरी एक सहयोगी ने बताया कि वो केमिस्ट के पास दवाई लेने गई थी और केमिस्ट ने उनसे पूछा क्या उन्होंने कश्मीर फाइल्स देखी है, और फिर बताया कि उसने अपनी दुकान के सारे स्टाफ को छुट्टी दी है और पैसे दिए ताकि वो ये फिल्म देखकर आए। ये सेंटिमेंट है। एक दूसरा रिएक्शन ये भी मिला कि फिल्म देखने के बाद किसने कहा अच्छी फिल्म बनाई है, तो लोग चिल्लाने लगे इसे फिल्म ना कहो, यह हमारी जिंदगी का सच है, दस्तावेज है। और दूसरी बात है, जब इस फिल्म की बात हुई, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का जिक्र हुआ, तो कुछ लोगों ने कहा कि और लोगों पर भी जुल्म हुआ, मुसलमान तो और भी ज्यादा संख्या में मारे गए, उनकी बात होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस मौके पर नहीं। जब जब कश्मीरी पंडितों का सवाल आता है, कुछ लोग याद दिलाने लगते हैं कि कश्मीर में और लोगों के साथ भी जुल्म हुआ। मुझे लगता है ये कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत अन्याय है। उनके दर्द को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्हें जिस तरह से, जिन कंडीशंस में कश्मीर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, उनका घर बार, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब कुछ पीछे छूट गया और बरसों तक उन्हें टेंटों में रहना पड़ा। इस तकलीफ की, इस दर्द की तुलना किसी से नहीं की जानी चाहिए। आज 32 साल बाद इस फिल्म की वजह से देश भर में इसकी चर्चा है। दुनिया के कई मुल्कों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में,
जहां जहां इंडियंस रहते हैं, लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। इस फिल्म की वजह से अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया में पहली बार कश्मीरी पंडितों का दर्द छलक कर सामने आ रहा है। और यह जरूरी है लोग इसे कभी ना भूलें और ना दूसरों को भूलने दें। मैं आपको आज की पार्लियामेंट की तस्वीर दिखाता हूं। वो तस्वीर जिसे देखकर दुनिया के तमाम राजनेता और अफसर चौंक गए। असल में आज संसद के बजट सेशन के दूसरे हिस्से की शुरुआत के पहले दिन सुबह 11 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे तो पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। बीजेपी के एमपीज ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के लिए मोदी का शानदार स्वागत किया। एमपीज ने, मिनिस्टर्स ने खड़े होकर मेजें थपथपाकर पीएम मोदी का वेलकम किया और करीब 1 मिनट तक पूरे सदन में सिर्फ मोदी मोदी गूंजता रहा। सदस्यों ने भारत माता के जय के नारे भी लगाए। जिस वक्त मोदी सदन में आए उस वक्त गेस्ट गैलरी में ऑस्ट्रिया का एक डेलीगेशन बैठा था। ऑस्ट्रिया के लीडर्स थे, ऑफिशियल थे। इन लोगों ने जब सदन में मोदी मोदी के नारे सुने तो ये लोग हैरत में पड़ गए। बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। 4 राज्यों में नई सरकार के गठन की तैयारी में लगी है। दूसरी तरफ विरोधी खेमे में हार का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में हार के लिए जयंत चौधरी को जिम्मेदार ठहराया, जाटों पर धोखा देने का इल्जाम लगाया। आज समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पश्चिमी यूपी में जाटों ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया। बर्क ने कहा कि जयंत चौधरी पर समाजवादी पार्टी ने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। आरएलडी को 36 सीटें दे दी, लेकिन जयंत चौधरी केवल 8 सीटें ला पाए। जाटों का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को नहीं दिला पाए, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। समाजवादी ने पूरी तैयारी की थी और अवाम भी समाजवादी के साथ था और ख़ास तौर से मुसलमान तो सब एकजुटी था जी। लेकिन बहरहाल उधर से जाटों से भी उनसे भी समझौता हुआ था। 36 सीटों पर वहाँ 8 रह गई। इधर ये हम जाटव भाई थे, ये भी खिसक गए कुछ, तो इस वजह से समाजवादी को हार देखनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि जो जाट वोटर्स थे उन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को साथ नहीं दिया? अब ये तो वो जाने क्यों नहीं दिया, लेकिन बहरहाल चौधरी चरण सिंह के पोते बहरहाल उन्होंने तो वायदा किया था। 36 सीटें मुलायम सिंह ने दी थी, लेकिन 8 रह गई वहाँ पर। इससे बड़ा नुकसान हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता भी कमाल करते हैं। जब भी चुनाव हारते हैं अपने ही अलायंस पर प्रहार करते हैं। इस बार हारे तो जयंत चौधरी से अलायंस को जिम्मेदार बता रहे हैं। वही जयंत चौधरी जिनके साथ लाल पोटली लेकर कसम खाई थी, गर्मी सर्दी की बातें की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर के लिए कह रहे हैं कि इन्होंने मरवा दिया। और ये बार बार होता है। पहली बार जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह को हटाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने चुनाव में कांग्रेस के तक गठबंधन किया था। 2 लड़के साइकिल पर बैठे पर ज्यादा दूर नहीं जा पाए। इसके लिए उन्होंने तब कांग्रेस को कोसा, कहा गठबंधन करके गलती की। फिर अगले चुनाव में मायावती के साथ अलायंस किया। बबुआ हारे तो कहा बुआ जी ने हरवा दिया। फिर याद आया अलायंस करके गलती की। इस बार का बड़ी बड़ी पार्टियों को छोड़कर छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे। फिर हार गए। अब अगली बार किसके साथ अलायंस करेंगे? बाबा के साथ, क्योंकि बाकी सबका साथ तो अलायंस करके देख लिया। अब तो हाथ मिलाने के लिए सिर्फ बुलडोजर वाले बाबा बचे हैं। बिहार असेंबली में गजब का नजारा देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आपा खो दिया। स्पीकर पर चिल्लाने लगे, यहां तक कह दिया कि वो इस तरह सदन नहीं चला सकते। नीतीश कुमार ने सदन में जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, जिस तरह से स्पीकर के पद की गरिमा को तार तार किया, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है।
मैं आपको ये बताऊंगा कि नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आया, इसकी वजह क्या थी। लेकिन पहले देखिए विधानसभा में आज चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कैसे स्पीकर को धमकाने की कोशिश की। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से और फिर इस तरह की बात होती है। सारे लोगों को एक बात जानना चाहिए, संविधान क्या कहता है। और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है, ये इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये बात हम कह देते हैं। और हम तो बैठे सुन रहे थे, इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए। नीतीश कुमार करीब 6 मिनट तक लगातार इसी अंदाज में बोलते रहे। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा लगातार कहते रहे, मुख्यमंत्री जी आसन की बात भी सुनी जाए, आसन की बात भी सुनी जाए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं रुके, स्पीकर को संविधान का ज्ञान देते रहे, मर्यादा की याद दिलाते रहे। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आया। असल में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय जिले से जुड़े केस के बारे में मंत्री महोदय से डिटेल में जानकारी देने को कह दिया था। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से ही विधायक है। पिछले महीने सरस्वती पूजा के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। पुलिस ने कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया और कई लोगों को अरेस्ट किया। स्पीकर का कहना है कि पुलिस ने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जो प्रोग्राम देखने गए थे। आज यह मुद्दा फिर से असेंबली में उठा, लेकिन कुछ विधायक मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इस पर स्पीकर ने कहा, अगर मंत्री के पास आज डिटेल जवाब नहीं है तो परसों इस पर जवाब दे दे। नीतीश कुमार अपने चेंबर में बैठे सदन की कार्रवाई देख रहे थे। उन्हें स्पीकर का यह निर्देश बुरा लगा, सीधे सदन में पहुंचे और लगे स्पीकर को धमकाने। लेकिन खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री के रुख के बाद स्पीकर भी चुप नहीं बैठे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, अगर सबने मिलकर उन्हें स्पीकर बनाया है तो फिर पद का सम्मान भी बनाए रखना होगा। अगर विधानसभा स्पीकर की बात को डीएसपी और थाना प्रभारी भी अनसुना कर रहे हैं तो फिर कहने को क्या रह जाता है। संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है, सबके सहयोग से क्षेत्र जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है, आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। अब लोग पूछ रहे कि नीतीश कुमार को आके इतना गुस्सा क्यों आया। आज बात न तो संविधान की थी, न मर्यादा की थी, न कोई इतना बड़ा इशू था, तो भी वो स्पीकर पर बरस पड़े और लगातार बरसते रहे। कुछ लोग कहते हैं जब से सरकार बनी है
जब से नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें बीजेपी से कम आई हैं, वो काफ़ी परेशान रहते हैं और जब जब मौका मिलता है बीजेपी के नेताओं पर गुस्सा निकालते हैं। इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बीजेपी की सपोर्ट पर टिकी है। और मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने बिहार के गवर्नर फागू चौहान से मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से तो कहा गया ये कर्टसी मीटिंग थी, लेकिन हकीकत में मुलाकात क्यों हुई, नीतीश कुमार ने किसकी शिकायत की, ये तो बाद में पता चलेगा। अब मैं आपको रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी खास बात बताता हूं। रशियन आर्मी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन उसे यूक्रेन की राजधानी कीव पर अभी तक कब्जा करने में सफलता नहीं मिली है। और दूसरी बात है कि रशिया को काफी नुकसान हुआ है, युद्ध लंबा खिंच रहा है, रशियन सैनिकों की जान जा रही है। इसको लेकर अब रशिया में इस जंग के खिलाफ माहौल बनने लगा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि युद्ध को करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं और इस जंग का अंत नजर क्यों नहीं आता। मॉस्को में कई लोगों ने एंटी वॉर प्रोटेस्ट किया। ये लोग अपने हाथों में युद्ध के खिलाफ नारे लिखे हुए बैनर लेकर आए थे, लेकिन सरकार किसी तरह के एंटी वॉर प्रोटेस्ट को टॉलरेट नहीं कर रही है। इसलिए इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए बड़ी तादाद में फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉस्को में भी जैसे ही एंटी वॉर प्रोटेस्ट में भीड़ जुटी, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उन्हें वहां से हटा दिया।